Once an organic compound is extracted from a natural source or synthesized in a laboratory, इट इज़ essential to purify it. देखो ये बात एकदम इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर लेबोरेटरी में ही क्यों ना सिंथेसाइज करें, बट ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको प्योरीफाई करें. वेरियस मैथड यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट. अब देखो मेथड्स तो कई सारे हैं, लेकिन ये जो मेथड हैं प्योरीफाई करने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो किस पर बेस्ड हैं? वो बेस्ड हैं कि कंपाउंड, किस कंपाउंड को हम प्योरीफाई कर रहे हैं और उसमें किस तरीके की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. मतलब द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी एंड द नेचर ऑफ कंपाउंड बोथ डिटरमाइन द मेथड की विच मेथड, बिकॉज हर एक कंपाउंड का नेचर डिफरेंट है, हर एक कंपाउंड के इम्प्योरिटी का नेचर डिफरेंट है. तो उसी इम्प्योरिटी के नेचर के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन सा मेथड परफॉर्म आउट करना है. तो जो कॉमन टेक्निक्स यूज़ किया जाता है प्योरीफिकेशन के लिए वो है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी. ठीक है. और जो फाइनली जगह हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, अब हमको देखना है कि डैट मतलब ये सब मेथड्स का अगर एक ओवरव्यू देखना चाहें तो जो प्योरिटी होती है, प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज़ असर्टेन बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. हम लोग किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को कैसे असर्टेन कर सकते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करके, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या इवन कहें केमिकल कंपाउंड्स की एक बहुत ही ज़्यादा खासियत होती है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. मीन्स एग्जैक्टली अगर 92 डिग्री सेल्सियस है तो इट विल बी 90 डिग्री सेल्सियस. और ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा पार्ट है वो सब मेल्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा, पानी के जैसा नहीं होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आधा पानी है आधा बर्फ है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड हैव, जो प्योर कंपाउंड होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्प्योर कंपाउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर कंपाउंड. जो मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. कुछ नए मेथड्स भी जो है अवेलेबल हुए हैं फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. ठीक है. पहला तो हमने देख लिया कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड है. अब फिर दूसरा है कि बहुत सारा जो मेथड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पर बेस्ड है. तो अब लेयर बाय लेयर हम चीज़ें समझते जाएंगे. पहला हो गया सब्लिमेशन. सब्लिमेशन, यू नो दैट सम सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. जो प्योरीफिकेशन टेक्निक है ये किस पे बेस्ड है कि कुछ मटेरियल होंगे जो डायरेक्ट सब्लिमेट कर जाएंगे एंड इज़ यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़. सिंपल. अगर कपूर, इफ़ फॉर एग्जांपल अगर कैम्फर किसी में इम्प्योरिटीज़ है तो हम लोग क्या करते हैं? देखो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो सब्लिमेबल इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, सब्लिमेबल इम्प्योरिटी को जो इम्प्योरिटी है उसको सब्लिमेबल होना चाहिए या तो कंपाउंड को सब्लिमेबल होना चाहिए. दोनों ही केस हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी. फिर आते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. जितने भी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड. इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द सॉलिबिलिटी. देखो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्या है और कैसे कैसे होता है. तो सब्लिमेशन का तो हमने प्रिंसिपल देख लिया. अब क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल बेस्ड होता है डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज़ इन अ सुटेबल सॉल्वेंट. किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट में वो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल होगी या तो वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा. तो जो डिफरेंस होगा सॉलिबिलिटी में, ऐसा नहीं होगा कि वो सॉल्वेंट में इम्प्योरिटीज और कंपाउंड दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे. तो प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट. The impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature but appreciably soluble at higher temperature. ये भी बात होती है. जो impure compound है पहले उसको क्या किया जाएगा, एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया जाएगा जो कि रूम टेम्परेचर पर स्पारिंगली मतलब हल्का हल्का सॉल्युबल होता है, लेकिन उस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा. तो ये काम किया हमने सब. तब ये क्रिस्टलाइजेशन का तुम्हें स्टेप बताते जा रहे हैं कि कैसे स्टेप क्या क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन का. तो जो इम्प्योर कंपाउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैव टू बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इन विच इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर. देन यू हैव टू रेज द टेम्परेचर so that it can soluble. The solution is concentrated to get a nearly saturated solution.
ऑन कूलिंग द सोल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस आउट एंड इज रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। फिर जैसे ठंडा होगा तो वो जो प्योर कंपाउंड है वो क्रिस्टल्स में, एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा और हम उसको रिमूव और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव ऑफ कर देंगे। जो फिल्ट्रेट है, जिसे हम मदर लिक्वर के नाम से भी जानते हैं, कंटेन्स इम्प्योरिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एक क्वेश्चन समाव पूछा जा सकता है कि वो कि मदर लिक्वर में क्या होता है, तो यू वुड से कि मदर लिक्वर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी होता है। इफ द कंपाउंड इज हाईली soluble इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल soluble इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरीली कैरिड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मान लो कोई कंपाउंड है वो एक सॉल्वेंट में हाईली soluble है और वेरी लिटिल soluble इन अदर सॉल्वेंट, तो उस केस में क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी अच्छे से कैरी आउट किया जा सकता है। किस केस में? अगर कोई भी कंपाउंड बहुत ज़्यादा हाईली soluble है एक सॉल्वेंट में एंड वेरी लिटिल soluble इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरी कैरी, जो क्रिस्टलाइजेशन है तुम्हारा उसको हम लोग सेटिस्फैक्टरी कैरी आउट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन को कैसे कैरीड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ दिस, हाँ ठीक है, can be satisfactorily. Impurities which impart color to the solution were removed by absorbing over activated charcoal. ठीक है, ये तुम्हारा एक तरह से सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, बट अल्दो सरफेस केमिस्ट्री हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। तो क्या बोला जा रहा है कि इम्प्योरिटीज़, जैसे मान लो अब कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो सॉल्यूशन को कलर देती हैं, तो अगर हमको पता चलेगा, अगर उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दें, कैसे एक चारकोल रख दें जिससे कि जो भी सारे जो कलर देने वाले जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो चारकोल पे एक्टिवेटेड चारकोल पर एड्जॉर्ब हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। Repeated crystallization becomes necessary for the purification of compound containing impurities of comparable solubility। देखो ऐसे तो मेन क्या है जो क्रिस्टलाइजेशन है वो किस पे बेस्ड है कि डिफरेंस होना चाहिए किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज़। कंपाउंड के और इम्प्योरिटीज़ के बीच काफ़ी हद तक डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो है क्रिस्टलाइजेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट कभी कभी कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी है अगर, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, हमें रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर आता है तीसरा मेथड, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, इज़ यूज टू सेपरेट, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारी, एक दो, हाँ दो चीज़ें हैं। ये क्या करता है, वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़। वोलाटाइल यानी जो कि जल्दी से हैव ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन, और द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो दो तरीके को ये कर सकता है, एक तो वोलाटाइल लिक्विड को नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी से सेपरेट कर सकता है, दूसरा अगर लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, अगर जो लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, जो भी लिक्विड होते हैं वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंटली जो है वो क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ देखो हमने पहले ही बोला था कि प्योरिटी के लिए जो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आते हैं, बात क्या हो गया, द वेपर्स आर कूल्ड एंड द लिक्विड सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली। इसमें हम ऐसा मेथड करते हैं, भाई एग्जाम्पल बताया जा रहा है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन की अगर हम बात करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है और एनिलीन का 457, यानी कि क्लोरोफॉर्म का वेपर पहले बन जाएगा, तो उसका जो वेपर बनेगा उसको हम क्या करेंगे, बाद में ठंडा कर लेंगे और फिर जो लिक्विड बना रहेगा वो अलग लिक्विड आ जाएगा। तो आर ईजली सेपरेट बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। नाउ यहाँ पे फिगर 12.5 के बारे में कह रहा है, रिफर करें, उससे पहले हम टेक्स्ट रिफर कर लेते हैं। द लिक्विड मिक्सचर इज टेकन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीटेड केयरफुली। ठीक है, हमें क्या करना होगा, जो लिक्विड मिक्सचर जिसमें क्लोरोफॉर्म और एनिलीन दोनों हैं उसको लेना पड़ेगा। ऑन बॉइलिंग द वेपर ऑफ लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट आर फॉर्म्ड फर्स्ट, द वेपर आर कंडेंस्ड बाय यूजिंग अ कंडेंसर एंड द लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ रिसीवर। द वेपर ऑफ हायर बॉइलिंग कंपोनेंट फॉर्म लेटर एंड द लिक्विड कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन का एक सेटअप है। हमने क्या किया, रिवर्बरेटरी फ्लास्क, ठीक है, इसमें जो है रिवर्बरेटरी फ्लास्क जिसका राउंड बॉटम, सॉरी रिवर्बरेटरी, आई एम जस्ट कन्फ्यूज विथ मेटलर्जी, ये आरबी फ्लास्क है जिसका राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल रहता है राउंड बॉटम फ्लास्क। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने लिक्विड मिक्सचर को लिया, उसको थोड़ी देर हीट किया। अब हीट करने पे क्या होगा, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्लोरोफॉर्म,
तो जिसका 334 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट था, वो पहले हीट करने पे उसके वेपर्स बन जाएंगे तो उसके पहले 334 केल्विन तक ही हम हीट करेंगे, जैसे कि सिर्फ क्लोरोफॉर्म के वेपर्स बने, और जब उस क्लोरोफॉर्म के वेपर्स बने तो हम उसको कंडेंसर के थ्रू पास करें और यहाँ पे हम उसे अलग कर लें. तो द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कंडेंस्ड एंड लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ कॉनिकल फ्लास्क. दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क एंड दिस इज आरबी फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है, तो ये तो सिंपल डिस्टिलेशन हो गया. अब कुछ चीज़ें होती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे तुमने अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी बाय हार्ट तो यू नो कि कंबस्शन एंड ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता था. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर बॉइलिंग पॉइंट में ऑफ टू लिक्विड इज़ नॉट मच, उतना डिफरेंस नहीं, जैसे यहाँ पे तो लगभग 100 केल्विन का डिफरेंस था, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपल डिफ्यूजन कांट बी यूज टू सेपरेट देम. द वेपर ऑफ सच लिक्विड आर फॉर्म विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज एंड कंडेंस साइमल्टेनियसली. और वही चीज़ हुआ जैसे यहाँ पे तो था कि हाँ वी आर श्योर इनफ कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफॉर्म के ही वेपर्स बनेंगे और जो हम कंडेंस करके लिक्विड में स्टोर कर रहे हैं वो क्लोरोफॉर्म के ही वेपर्स हैं. बट हम यहाँ पे श्योर नहीं होंगे. अगर कंपेरेबल बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट का, तो सेम टेम्परेचर रेंज पर जो है लिक्विड्स फॉर्म हो जाएंगे और कंडेंस होंगे. द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन सच केस. इन दिस टेक्निक वेपर ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. कहाँ पास किया जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन. द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क. अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ सेटअप थोड़ा सा डिफरेंस है. अभी भी तुम्हारा यहाँ पे जिस लिक्विड को हमें डिस्टिल आउट करना है उसको हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लिया, ऑयल बाथ में उसको कर दिया. अब एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है विथ पैकेजिंग. ठीक है, अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल किया गया है. देखो इसमें क्या होगा, द वेपर ऑफ लोअर बॉइलिंग फ्रैक्शन रीच द टॉप ऑफ द कॉलम फर्स्ट फॉलोड बाय द वेपर ऑफ हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन. देखो जिसके ज़्यादा बॉइलिंग जिसके जो जो मतलब कम बॉइलिंग फ्रैक्शन जिसका हुआ रहेगा, मतलब जो कम बॉयल हुआ रहेगा, वो टॉप ऑफ द कॉलम पे पहुंच जाएगा, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन वाला होगा वो उसके पीछे रहेगा. लेट अस स्टडी मोर अबाउट हिज टेक्स्ट. या what it has been saying, vapor of the liquid with higher boiling point. ठीक है, जो वेपर्स हैं तुम्हारी ऑफ द लिक्विड with higher boiling point condense before the vapor of the liquid with lower boiling point. हायर बॉइलिंग पॉइंट के जो वेपर्स होंगे वो पहले कंडेंस हो जाएंगे विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट. The vapor rising up in the fractionating column become richer in more volatile component. By the time the vapor reach to the top of the fractionating column, these are rich in more volatile component. Fractionating column are available in various sizes and designs. A fractionating column क्या करता है? Now हम now we are going to that कि what fractionating column actually does. तो fractionating column क्या करता है? Fractionating column provide many surfaces for heat exchange between the ascending vapor and the descending condensed liquid. Some of the condensing liquid in the fractionating column obtain heat from the ascending vapor and re-vaporizes. The vapor thus becomes richer in low boiling component. The vapor of low boiling component ascend to the top of the column. On reaching the top, the vapor becomes pure in low boiling component and pass through the condenser, and the pure liquid is collected in a receiver. After a series of successive distillation, the remaining liquid in the distillation flask gets enriched in the high boiling component. Each successive condensation and the vaporization unit in the fractionating column is called theoretical plate. Commercially available hundreds of plates are commercially column with 100 plates are available. This is a simple packed column, and this is a bubble plate column. Now theoretical plate, now it is talking about theoretical plate. So one of the technology application of the fractional distillation is to separate the fractions at crude oil in petroleum industry. Now watch the lines which I am going to say in your NCERT, because my NCERT is keeping blurring. So
Yeah, now we have technological application. Now we are going to understand what are the technological application of fractional distillation is to separate different fractions of the crude oil in petroleum industry. Okay, the distillation under reduced pressure. Distillation under reduced pressure, what is it talking? This method is used to purify liquid having very high boiling point and yeah, distillation under reduced pressure. This method is used to purify liquid having very high boiling point and those which decompose at or below their boiling point. तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? जिनका बॉइलिंग पॉइंट या तो काफ़ी ज़्यादा है और उनके अंदर जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही या बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, आर मेड टू बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन दियर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाई रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन दियर सरफेस। यस, अगर हम लोग प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, यू नो। तो अ लिक्विड बॉयल एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स एट लिक्विड कब बॉयल करता है? एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। The pressure is reduced with the help of water pump or vacuum pump. Glycerol can be separated from spent lye in soap industry by using this technique. तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिज्म उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कहा जाता। तो ग्लिसरॉल को हम जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं स्पेंट लाई से। फिर बात आती है स्टीम डिस्टिलेशन की। तो जो ये टेक्निक है, एक तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ही हमने स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें क्या करते हैं? वी हैव टू अप्लाई टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलाटाइल and are immiscible with water. In the steam distillation, steam from a steam generator is passed through a heated flask containing the liquid to be distilled. Okay, इसमें क्या होता है? Steam distillation में steam from a steam generator is passed through a heated flask containing the liquid to be distilled. The mixture of steam and the volatile organic compound is condensed and collected. The compound is later separated from water using a separating funnel. In steam distillation, the liquid boils when the sum of the vapor pressure due to the organic liquid and due to the water become equal to the atmospheric pressure. Since P1 is lower than P, the organic liquid vaporizes at lower temperature than its boiling point. Thus, if one of the substance in the mixture is water, then the other a water insoluble substance, then the mixture will boil close to below 373 Kelvin. A mixture of water and the substance is obtained which can be separated using a separating funnel. Aniline is separated by this technique, aniline water mixture. Now it is saying that refer figure 12.9. But first we have to understand 12.8 distillation under reduced pressure. Distillation under reduced pressure. Okay. First but distillation under reduced pressure, जिसको ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल लिया गया था। तो यह तुम्हारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें दिस इज अ कैपिलरी विच कैन रेगुलेट द एयर। नाउ व्हाट इज एन रिड्यूस प्रेशर, थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है यहाँ पे, और जिससे कि एयर रेगुलेट, मतलब वही एयर प्रेशर रेगुलेट करने के लिए ये या सी हेयर इट इज़ प्लेस्ड मैनोमीटर, जो कि प्रेशर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। बट व्हाट इज सेइंग दैट या हीट किया गया प्रेशर को रिड्यूस करा के, फिर इसके बाद जो वेपर्स बनी उसको यहाँ से कंडेंसर के थ्रू ले आया गया। ये तुम्हारा डिस्टिल लिक्विड तुम्हें मिल गया। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप है, मैनोमीटर है विच इज़ बेसिकली फॉर रिड्यूसिंग द प्रेशर। ओके, no, manometer is for measuring the pressure, vacuum pump is for reducing the pressure. तो a liquid boils at a temperature below its vapor pressure by reducing the pressure. okay, तो ये हो गया। स्टीम डिस्टिलेशन का काम क्या होता है? जैसे ये वाटर है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनिलीन और वाटर का मिक्सचर रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, एनिलीन और वाटर का मिक्सचर होता है। इसमें ये सेफ्टी ट्यूब, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स, हम जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, वाटर को हीट किए, स्टीम वोलाटाइल कंपोनेंट वोलाटाइज, द वेपर कंडेंस इन द कंडेंसर, द लिक्विड कलेक्ट इन द कॉनिकल फ्लास्क। हम जो है कंपाउंड जिसको डिस्टिल करना है उसको फिर अलग से हीट करते। देखो ये हम लोग क्या करते हैं, पहले वाटर है उसको कंडेंस कर लिया, ठीक है, कंडेंस करके उस वाटर, अब जो दूसरा लिक्विड यहाँ जाएगा वो
कंपाउंड है डिस्टिल होने वाला, वो डिस्टिल होने वाला कंपाउंड है। फिर उस डिस्टिल कंपाउंड जब वेपर्स बनेंगे तो फिर इसको हम यहाँ पर डिस्टिल लिक्विड यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है इसमें, नो द पॉइंट कि ग्लिसरॉल को हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के थ्रू रिमूव करते हैं और एनिलीन वाटर मिक्सचर स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर एक बार फिर से हम रिकॉल करें कि क्या क्या चीज़ें हैं कि द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्चुअली में जो स्टीम का जो मिक्सचर है और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मिक्सचर है उसको एक साथ कंडेंस किया जाता है और कलेक्ट करके रखा जाता है। फिर कंपाउंड को वाटर से सेपरेट आउट कर देते हैं हम लोग बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। एक्चुअली इट्स अ सेपरेटिंग फनल, ये एक तरीके का सेपरेटिंग फनल है जिससे उसको पानी से अलग किया जा रहा है, ठीक है। Compound is later separated from water using a separating funnel. In steam distillation, the liquid boil when the sum of the vapor pressure due to the organic liquid and due to the water become equal to the atmospheric pressure. कब बॉयल करता है, जो P1 है तुम्हारा वो सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड की वजह से वेपर प्रेशर और वाटर की वजह से जो वेपर प्रेशर है P2, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो लिक्विड वेपराइज करता है। तो P1 जो होता है वो P से कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि P से कम होगा। तो ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेस एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक जो P1 है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर इज़ अ वाटर और दूसरा अगर वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो जो मिक्सचर होगा वो ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का 370, वही जो है तुम्हारा एक तरीके से ना ये जो डिप्रेशन इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात होती थी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, तो वैसा ही समथिंग है। फिर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम इट इज़ सेपरेटेड बाय shaking with an organic solvent in which it is more soluble than in water. The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two distinct layers which can be separated by a separatory funnel. The organic solvent is later removed by distillation or by evaporation to get back the compound. Differential extraction is carried out in a separately funnel, as in if the organic compound is less soluble in the organic solvent, a very large quantity of solvent would be required to extract even a very small quantity of the compound. तो जो टेक्निक ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन इज एम्प्लॉयड इन सच केस, इसमें क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्वस लेयर, वही एक्वस लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सॉल्वेंट लेयर एंड द एक्वस लेयर, उसमें हो जाता है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन उसमें दिया जाता है। ये कब किया जाता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इसका एक सेकंड हम प्रिंसिपल में फिर से एक बार देखूँ। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि मोर सॉल्युबल है पानी में से। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इममिसिबल विथ ईच अदर so that they form two distinct layer. Okay, now I'm going to blur it. Yeah. तो पहले एक्सट्रैक्शन के पहले यू सी की एक्सट्रैक्शन के पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड था एक्वस लेयर में और ऊपर सॉल्वेंट लेयर था। अब हमने क्या किया इन दोनों को ऐसे, ये दोनों था, हमने इनको शेक कर दिया। जब हमने शेक किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा सॉल्वेंट लेयर में आ गया और एक्वस लेयर में कुछ नहीं बचा एक्सट्रैक्शन के बाद, ठीक है। अब फिर क्या कह रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ लेस सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमें सॉल्वेंट की लेनी पड़ेगी और उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, लगातार हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है यूज टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपाउंड, प्योरीफाई कंपाउंड एंड ऑल्सो टू टेस्ट द प्योरिटी। जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमा मतलब होता है कलर, सिंस द मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस अराउंड इन द फाउंड इन द प्लांट, या क्लोरोफिल रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को अप्लाई किया जाता है स्टेशनरी फेज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेशनरी फेज रहता है विच मे बी अ सॉलिड और अ लिक्विड, अ प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट
or a gas is allowed to move slowly over the stationary phase, the component of the mixture get gradually separated from the another. The moving phase is called the mobile phase. या तो हमने बात क्या किया, दो फेज़ है, एक मूविंग फेज़ है और एक स्टेशनरी फेज़ है हमारे पास। तो मूविंग फेज़ और स्टेशनरी फेज़ की बातें हो गई। अब उस बेसिस पे हमारे तरफ दो काफ़ी सारे तरीके का क्रोमेटोग्राफी है। एक है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और या दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड होता है, डिफरेंट कंपाउंड आर एडजॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। कॉमनली जो यूज एडजॉर्बेंट है वो तुम्हारा सिलिका जेल है और एल्मुना है। जब मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर ए स्टेशनरी फेज, the component of the mixture move by varying distances over the stationary phase. So following there are two main type of chromatographic technique based on the principle of differential adsorption. पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में तुमने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इस पर अगर 11th में एक्सपेरिमेंट भी होता है क्लास 11th के बायोलॉजी में प्रैक्टिकल में। तो column chromatography involves separation of a mixture over a column of adsorbent packed in a glass tube. The column is fitted with a stopcock at its lower end. The mixture adsorbent is placed on the top of the adsorbent column packed in a glass tube. An appropriate eluent, which is a liquid or a mixture of liquid, is allowed to flow down the column slowly. Depending upon the degree to which compounds are adsorbed, complete separation takes place. The most readily adsorbed substances are retained near the top and others came down to various distances in the column. Yes, देखो होता क्या है कि जो पहले रीडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो टॉप के पास रहते हैं और दूसरे जो है वेरियस डिस्टेंसेस में आते हैं। जैसे देखो ये फिगर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। NCERT फिगर्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये है तुम्हारा स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये है स्टेशनरी फेज जिसको एड्जॉर्बेंट कह रहे हैं। इससे वो किया गया। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तुम्हारा ABC। क्या हुआ, जो जल्दी सॉल्युबल हो गया, ये देखो ये C जो है जल्दी एड्जॉर्ब हो गया तो वो यहाँ तक आ गया, B यहाँ पे है, A यहाँ पे, तो तीनों डिफरेंट कॉलम बन गए। तो इससे हमने ABC कंपाउंड जो कि एक साथ था मिक्सचर में था उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया। अब बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। तो जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट कोटेड ऑन अ ग्लास प्लेट। तो थिन लेयर ये तुम्हें काफ़ी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि एक थिन लेयर होता है अबाउट 0.2 mm थिक का ऑफ एन एड्जॉर्बेंट। वो एड्जॉर्बेंट तुम्हारा सिलिका जेल भी हो सकता है, एल्यूमिना, उसका थिक बहुत पतला है। हम तो समझ रहे हैं 1 mm कितना कम होता है, एंड इट इज़ सेइंग 0.2 mm, तो काफ़ी थिक लेयर है। द प्लेट इज़ नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट, ठीक है। क्या कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहते हैं या फिर क्रोमा प्लेट कहते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 cm above the one end of the TLC plate. The glass plate is then placed in a closed jar containing the eluent. इलुवेंट के बारे में हमने अभी बताया था ना, क्या होता है इलुवेंट। इलुवेंट तुम्हारा क्या होता है, हमने अभी तो डिस्कस किया था इलुवेंट के बारे में। यस, इलुवेंट वही होता है आपका जो कि मिक्सचर, उसी को हम इलुवेंट कहते हैं। तो यस, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। व्हाट इट हैज़ बीन सेइंग कि यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट है, ये बेस लाइन है, ये सैम्पल डॉट है, एड्जॉर्बेंट कोटेड ऑन अ ग्लास प्लेट। एक्चुअली ये जो ग्लास प्लेट है इतना थिक है ना, बहुत थिन है, तो उस पर कोट कर दिया गया है और ये हमारा सैम्पल डॉट है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हमारा ये जो सैम्पल फ्रंट है, ये बेस लाइन था, ये स्पॉट था, ये हमारा क्या डेवलप हो गया, क्रोमेटोग्राम डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, क्रोमेटोग्राम, ठीक है। इट्स योर डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम। तो एज द इलुमेंट राइजेस ऑफ द प्लेट क्या होगा, ये जो सैम्पल डॉट था ये यहाँ से उठ के कहाँ तक गया, इतना एक्स डिस्टेंस कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। कितना, तो जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव्ड अप, व्हाट इट हैज़ बीन सेइंग कि
जो कंपोनेंट है ऑफ द मिक्सचर मूव अप अलॉन्ग विद द एलिमेंट टू डिफरेंट डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सेपरेशन. The relative absorption of each component of the mixture is expressed in term of its retardation factor or RF value. RF क्या होता है? Distance moved by the substance from the baseline अपॉन distance moved by the solvent from the baseline. ठीक है. अच्छा, x और y, ठीक है, दो टर्मिनोलॉजीज हो गया यहाँ पे, x हो गया और y हो गया. ठीक है. तो एक्चुअली ये सॉल्वेंट था तुम्हारा, यहाँ पे सॉल्वेंट बेस लाइन से मान लो y डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ये जो स्पॉट है वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी जो सैम्पल है. तो जो सब्सटेंस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन वो, तो उससे हम जो है RF वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. द स्पॉट ऑफ द कलर कंपाउंड आर विजिबल ऑन TLC प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर. The spot of colorless compound which are invisible to eye but fluorescence in UV light can be detected by putting the plate under UV light. ठीक है. Another detection technique is to place the plate in a covered jar containing the few crystals of iodine. ठीक है. कुछ हम लोग आयोडीन के क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं क्योंकि कुछ स्पॉट जो होते हैं वो आयोडीन एब्जॉर्ब करेंगे तो ब्राउन स्पॉट की तरह एब्जॉर्ब होते हैं. समटाइम अप्रोप्रिएट रिएजेंट में भी ऑल्सो स्प्रेड ऑन टू द प्लेट. जैसे अमीनो एसिड क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विथ निनहाइड्रिन सोल्यूशन. Now you are I thought कि निनहाइड्रिन के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा, बट ये इट इज़ a निनहाइड्रिन एक सोल्यूशन होता है एंड आई थिंक उसका स्मेल मेहंदी के जैसा होता है. या partition chromatography, yes, now I am going to tell about partition chromatography. It is based on the continuous differential partitioning of component of mixture between stationary and mobile phases. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है, एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं यूज़ किया जाता है. क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट एंड इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज. तो क्रोमेटोग्राफी पेपर बेसिकली यहाँ पर स्टेशनरी फेज का काम करता है. क्रोमेटोग्राफी पेपर का स्ट्रिप लिया जाता है, उसको फिर जो है डिप कर, जैसे लिटमस पेपर के साथ हम करते हैं वैसे ही इसमें भी करते हैं. सुटेबल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट. तो ये जो सॉल्वेंट होता है मोबाइल फेज की तरह काम करता है. द सॉल्वेंट राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट. द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पार्टीशन इन द, इसलिए हम इसको पार्टीशन कह रहे हैं. द पेपर स्ट्रिप जो डेवलप्ड उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं. द स्पॉट ऑफ दीज सेपरेटेड कलर्ड कंपाउंड are visible at different height from the position of initial spot on the chromatogram. The spot of the separated colorless compound may be observed either, ऐसे either observe होंगे under ultraviolet light or by the use of appropriate spray reagent. ठीक है. याद देखो ये तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी पेपर है. जो अभी तक हम लोग ग्लास यूज़ कर रहे थे ना, वही सेम चीज़ है. ये बेस लाइन है सेम तुम्हारा और ये स्पॉट है. पहले स्पॉट यहाँ था, बेस लाइन पर था, थोड़ा स्पॉट बढ़ गया और सॉल्वेंट के साथ भी वही चीज़ें हुई. दो डिफरेंट शेप्स यहाँ पे आ गए. पेपर इन टू डिफरेंट शेप्स. ओके, दो डिफरेंट शेप्स में पेपर है तुम्हारे. ये है क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर. या एक ये से तुम्हारा एकदम लाइक अ रूलर है और ये तुम्हारा पूरा एज अ सिलेंडर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है. आई होप कि सारा प्योरीफिकेशन समझ में ना. हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.